Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Myself दीक्षिता राम से और हम इम्यूनोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये इम्यूनोलॉजी का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने WBC के टाइप्स को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी के बारे में कि एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके पार्ट्स, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन को हम शॉर्ट में IG के नाम से भी डिनोट करते हैं, IG। ठीक है, तो एंटीबॉडी मेनली प्रेजेंट कहाँ पे होती है? तो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है सीरम के अंदर। सीरम क्या होता है? अब सीरम होता है कि जब हम प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर्स को निकाल देते हैं तो जो वो फ्लूइड बचता है तो उसको हम कहते हैं सीरम। ठीक है, उसके बाद प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी और इसके कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, तो इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन भी कह सकते हैं। और प्रेजेंट इन द बीटा प्लेटेड शीट, ये मेनली हमें बीटा प्लेटेड शीट में प्रेजेंट मिलती है। विल रिकॉग्नाइज एंटीजन एंड परफॉर्म इफेक्टर फंक्शन, ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है और इफेक्टर फंक्शन परफॉर्म करती है। वाई शेप स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का। उसके बाद वाई शेप स्ट्रक्चर होता है और इसमें मेनली 2 आइडेंटिकल हेवी चेन्स हमें देखने को मिलेंगी और 2 आइडेंटिकल लाइट चेन देखने को मिलती है। तो हेवी चेन को हम H से डिनोट करेंगे, कैपिटल H, और लाइट H को हम कैपिटल L से डिनोट करेंगे। अब जो हेवी चेन होती है, हेवी चेन में प्रेजेंट होते हैं 446 अमीनो एसिड और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है मेनली 55 किलो डाल्टन। और जो लाइट चेन होती है उसमें 214 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं 214 एंड 22 किलो डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो ये तो हो गया हेवी चेन और लाइट चेन के बारे में। अब तक क्या क्या देखा कि बीटा प्लेटेड शीट का स्ट्रक्चर होता है, वाई शेप होता है, उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर 2 लाइट चेन और 2 हेवी चेन्स प्रेजेंट होती है और इसके पास प्रेजेंट होता है CDR। CDR का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन, मतलब ऐसा रीजन जहाँ पे एंटीजन आके बाइंड करता है तो उसको बोलते हैं हम CDR। तो एंटीबॉडी के पास CDR भी प्रेजेंट होता है। तो देखो ये रहा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमें एक टर्मिनल पे हमें NH3+ प्रेजेंट दिख रहा है और दूसरे टर्मिनल पे हमें कार्बोक्सिल ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया N टर्मिनल और C टर्मिनल के बारे में। उसके बाद यहाँ पे जो ये हेवी चेन है, जो यहाँ वाली जो चेन है ना, इसको हम बोलेंगे हेवी चेन, इसको बोलेंगे हम लाइट चेन। तो हेवी चेन के पास भी 2 रीजन प्रेजेंट होते हैं। एक होता है VH, V यानी कि वेरिएबल, वेरिएबल हेवी, VH यानी कि ऐसा हेवी चेन का रीजन जो कि वेरिएबल है। एक होता है CH रीजन यानी कि ऐसा हेवी चेन का रीजन जो कांस्टेंट है। और लाइट चेन के पास भी प्रेजेंट होगा VL एंड CL यानी कि वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन एंड कांस्टेंट रीजन ऑफ द लाइट चेन। इस साइड में भी सेम कंडीशन है कि यहाँ पे भी VL CL और CH एंड VH। ठीक है, ये तो हो गया। अब इन दोनों मतलब जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है और जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है उसको जोड़ने के लिए यहाँ पे एक रीजन प्रेजेंट होता है जिसको हिंज रीजन भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे CH2 डोमेन होगा, यहाँ पे भी CH2 होगा। ऊपर वाला CH1 था तो नीचे वाला ऑफ कोर्स CH1 होगा एंड उसके नीचे वाले CH3 होंगे। तो जो CH2 रीजन होता है ना, वहाँ पे मेनली ग्लाइकोसाइलेशन हमें देखने को मिलता है, यानी कि हमें वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का एडिशन देखने को मिलता है एट CH2 डोमेन। और क्यों प्रेजेंट होता है, लेकिन वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट क्यों ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, क्यों वहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन हमें देखने को मिलता है? बिकॉज इट इंक्रीज द फंक्शनैलिटी ऑफ CH2 डोमेन, कि ये CH2 डोमेन की यानी कि जो कांस्टेंट डोमेन है हेवी चेन का, उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाने का काम करता है। तो इसीलिए हमें वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलते हैं मेनली CH2 डोमेन के अंदर। ठीक है, उसके बाद और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में यानी कि एंटीबॉडी के ही बारे में। तो every 6th immunoglobulin in the serum has same amino acid sequence to that of the previous 5 different immunoglobulin, यानी कि हर छठी एंटीबॉडी जो कि सीरम के अंदर प्रेजेंट है
उसका अमीनो एसिड सीक्वेंस जो बाकी की जो 5 एंटीबॉडी है उनके सिमिलर ही होगा, यानी कि हमें इनमें स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। देन वेरिएबिलिटी इन द रीजन वेयर CDR आर प्रेजेंट, जहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन प्रेजेंट होगा वहाँ पे हमें वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी। दैट इज वाई द रीजन इज कॉल्ड वेरिएबल रीजन, इसीलिए उस रीजन को वेरिएबल रीजन कहा जाता है। द रीजन अदर देन वेरिएबल रीजन, वेरिएबल रीजन को छोड़ के जो भी बाकी का रीजन है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट रीजन। देन टू रिकॉग्नाइज और to bind the antigen, the CDR of both heavy chain and light chain are required. अगर हमें एंटीजन को वहाँ पे बाइंड करना है, एंटीजन क्या होता है कि एक फॉरेन पार्टिकल है, तो अगर हमें एंटीजन को वहाँ पे बाइंड करना है तो हेवी चेन और लाइट चेन दोनों के CDR का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है वहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद ऑलिगोसैकेराइड कोवैलेंटली अटैच टू द CH2 डोमेन, ऑलिगोसैकेराइड यानी कि पॉलीसैकेराइड वहाँ पे अटैच है, कहाँ पे CH2 डोमेन के पास, यानी वहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है। तो क्या करता है ये कि ये सोल्युबिलिटी बढ़ाने का काम करता है, ये मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाने का काम करता है एंटीजन का, इसीलिए इसकी लाइफ स्पैन भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड द इफेक्टर फंक्शन टू कॉन्स्टेंट डोमेन, ये कॉन्स्टेंट डोमेन को इफेक्टर फंक्शन भी प्रोवाइड करने का काम करता है। देन अब ये इफेक्टर फंक्शन क्यों प्रोवाइड करेगा कांस्टेंट डोमेन को, ताकि ये एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है ना। उसके बाद इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, कि इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, देखो मैंने आपको यहाँ पे शायद दिखाया नहीं है, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे SS जो कि मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी के अंदर। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंटरचेन डाइसल्फाइड की अगर हम बात करें, इंटरचेन यानी कि दो अलग अलग चेन के अंदर, अगर इंट्रा चेन होगा यानी कि सेम चेन के अंदर, तो इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड यानी कि बिटवीन हेवी चेन एंड लाइट चेन हमें 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलेंगे। अगर हम हेवी चेन और हेवी चेन की बात करें तो उसमें हमें 2 से लेके 15 तक डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिल सकते हैं, और अगर हम सिर्फ एक हेवी चेन की बात करें तो उसमें 4 से लेके 5 डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलेंगे। और अगर हम इंट्रा चेन की बात करें तो उसमें एक लाइट चेन के अंदर हमें 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, ओके। देन अब हम देखेंगे कि एंटीबॉडी और जो हमारी WBC होती है वो दोनों साथ में कैसे काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि दोनों के पास सिर्फ एक ही चीज़ प्रेजेंट है, लेकिन एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमें दोनों चीज़ें चाहिए, तो ऑफ कोर्स दोनों को साथ में आना पड़ेगा। तो सपोज ये हमारी है एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीबॉडी ना एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकती है, उसका काम सिर्फ इतना ही है कि वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करे, लेकिन वो उसको मार नहीं सकती। सो एंटीबॉडी कैन रिकॉग्नाइज द एंटीजन बट कैन नॉट किल इट, वो उसको मार नहीं सकती। लेकिन जो हमारी WBC है, यहाँ पे मैंने न्यूट्रोफिल का एग्जाम्पल लिया है, आप किसी भी WBC का एग्जाम्पल ले सकते हो, हम कोई से भी WBC को यहाँ पे मान सकते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे मैंने न्यूट्रोफिल का एग्जाम्पल लिया। तो न्यूट्रोफिल का काम क्या है कि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती एंटीजन को, लेकिन वो किल कर सकती है, ठीक है। सो न्यूट्रोफिल कैन किल एंटीजन बट कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट। और एंटीबॉडी क्या कर रही थी, एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकती थी लेकिन किल नहीं कर सकती थी। लेकिन हमें इफेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करना है ना, तो इसीलिए इन दोनों को साथ में आना पड़ेगा। तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे मैंने बनाई है ये न्यूट्रोफिल, NP यानी कि न्यूट्रोफिल, और यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दी एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीबॉडी के पास यहाँ पे ज्वाइंट है एंटीजन यानी कि फॉरेन पार्टिकल, और यहाँ पे जो प्रेजेंट है ना, ये एंटीबॉडी के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि जो भी एंटीबॉडी होगी वो न्यूट्रोफिल के अंदर आ जाएगी, एंडोसोम उसको लेगा, एंड न्यूट्रोफिल एक सेल है तो ऑफ कोर्स उसके पास लाइसोसोम प्रेजेंट है, तो लाइसोसोम अलग अलग एंजाइम को सिक्रीट करेगा, एंड देन जो मेडिएटेड किलिंग होगी, लाइसोसोम मेडिएटेड किलिंग, वो हमें देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से होता है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, क्योंकि एंटीबॉडी सिर्फ रिकॉग्नाइज कर सकती है, एंटीजन को किल नहीं कर सकती। जो हमारी WBC होती है वो किल कर सकती है लेकिन वो रिकॉग्नाइज कर नहीं सकती, तो दोनों को साथ में आना पड़ेगा।
तो इसीलिए सेल के ऊपर बाइंड होगी हमारी एंटीबॉडी, देन एंडोसोम जैसा स्ट्रक्चर बनेगा जो कि एंटीबॉडी को अंदर ले लेगा, एंड जो न्यूट्रोफिल है सेल उसका खुद का लाइसोसोम तो है ही ना, तो वो एंडोसोम के पास आके अटैच हो जाएगा, एंड देन लाइसोसोम इवेंचुअली सिक्रीट करेगा बहुत सारे एंजाइम्स जो कि उसको डिग्रेड करने का काम करेंगे। जो भी एंटीजन है, जो फॉरेन पार्टिकल है, उसको डिग्रेड करना है ना, मेन मोटिव तो हमारा वही है, तो उसको डिग्रेड करने का काम करेंगे लाइसोसोम एंजाइम। तो इसीलिए यहाँ पे होगी हमारी लाइसोसोम मेडिएटेड किलिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द हिंज रीजन इन एंटीबॉडी। तो हिंज रीजन हमें मेनली तीन इम्यूनोग्लोबुलिन में देखने को मिलता है, यानी कि एंटीबॉडी, जिसमें से वो होते हैं ए, जी, डी। तो ए, जी और डी ये तीन एंटीबॉडी में हमें देखने को मिलता है हिंज रीजन, और जो ई और एम इम्यूनोग्लोबुलिन होता है उनमें एब्सेंट होता है। इसके जगह पे वहाँ पे एडिशनल कांस्टेंट डोमेन प्रेजेंट होता है जिसको हम CH4 डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो जो हिंज रीजन है वो सिर्फ हमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जी और डी के पास ही देखने को मिलेगा, और जो हिंज रीजन होता है ना वो मेनली हेवी चेन में ही देखने को मिलता है बिटवीन CH1 एंड CH2 डोमेन। देन 10 to 62 अमीनो एसिड लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी देखने को मिलेंगे, और इसका फंक्शन क्या है, क्यों प्रेजेंट होता है हिंज रीजन। हिंज यानी कि दो चीज़ों को जोड़ने वाला, तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करेगा, एंड ये हर एक डायरेक्शन में, हर एक डायमेंशन में एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को मूवमेंट करने के लिए अलाउ करेगा, तो इसीलिए हिंज रीजन का होना ज़रूरी होता है। तो ये तो हो गया हिंज रीजन के बारे में। और एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं एल्बो जॉइंट। तो जो एल्बो जॉइंट होता है ना वो प्रेजेंट होता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन ऑफ बोथ हेवी चेन एंड लाइट चेन। वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों चेन के, हेवी चेन ले लो या फिर लाइट चेन ले लो, दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है एल्बो जॉइंट। ये कि लेस फ्लेक्सिबल होता है, इसमें सिर्फ 4 से 10 अमीनो एसिड लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है ये। तो ये तो हो गया इसके बारे में। देन यहाँ पे मैंने दो फुल फॉर्म लिखे हैं। फर्स्ट वन इज़ द फैब, जिसका फुल फॉर्म है फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, एंड FC यानी कि फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। देन और एक चीज़ होती है पैराटॉप। तो पैराटॉप क्या होता है कि जहाँ पे एंटीजन जाके बाइंड करता है एंटीबॉडी के ऊपर, जहाँ पे भी एंटीजन जाके बाइंड करेगा उस रीजन को हम बोलेंगे पैराटॉप। जहाँ पे एंटीजन जाके बाइंड करता है वो रीजन होता है पैराटॉप। 6 CDR कलेक्टिवली फॉर्म पैराटॉप। 6 कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन साथ में आएंगे एंड बनाते हैं पैराटॉप को, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन। ये एंटीजन के रिकॉग्निशन को पहचानने में रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड CDR ऑफ बोथ हेवी एंड लाइट चेन कंबाइंडली रेफर्ड एज पैराटॉप। कि हेवी चेन एंड लाइट चेन दोनों के CDR को अगर आप कंबाइन करोगे तो उनको हम बोलते हैं पैराटॉप, ठीक है। तो ये तो हो गया आज के लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, जिसमें हमने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द रीजन प्रेजेंट इन एंटीबॉडी, हिंज रीजन, एल्बो जॉइंट एंड पैराटॉप, and then we also talk about the receptor mediated endocytosis which is very very important कि एंटीबॉडी और WBC दोनों को साथ में आके ही काम करना पड़ेगा, तभी वो इफेक्टिव फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपका रिवाइज हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.